गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कल आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, मुझे जो है वो फेसबुक मैसेंजर पर मैसेज आए मेरे पास, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आए। मैं सारे मैसेज का जवाब नहीं दे पाया आप लोगों को टीचर्स डे के लिए, और मैं सच में अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि इतने सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं। और थैंक यू वेरी मच बेटा, है ना। ईश्वर करे कि तुम सब तरक्की करो, अच्छा करो लाइफ में। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात इस समय क्या है कि इस समय हम सब लोग जो है ना, हमारा टेम्परामेंट जो है हम वो उस वो धीमे धीमे कम होता चला जा रहा है। मतलब ये है कि हम ऐसा बोलेंगे कि हमें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। कोई छोटी सी बात हमको बोल दे आदमी, हम गुस्सा कर जाते हैं। कोई छोटा सा इंसिडेंट घट जाए, हम गुस्सा कर जाते हैं। तो मतलब आज हमको जो है वो सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वो एंगर मैनेजमेंट की नहीं है, ठीक है। देखो, एक होता है एंगर मैनेजमेंट, गुस्से को मैनेज करना। एक होता है एंगर चैनलाइजेशन। मैं बोलता हूँ आपसे कि एंगर मैनेजमेंट में क्या होता है, हम अपने अंदर घुट जाते हैं, खुद ही अपने अंदर जो है उस गुस्से को दिन अंदर पी रखेंगे, तो हमको जो है वो कई दिन तक बेचैनी रहती है, हमको अच्छा नहीं लगता। हमको गुस्सा हमको अपने अंदर ही जो है वो परेशान रखता है। तो बेहतर है कि हम एंगर को चैनलाइज करें। चैनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने गुस्से का इस्तेमाल कहीं और करें। आपको कोई कुछ कहता है आपके आपके असफलता को लेके, आपके अचीव नहीं कर पाने को लेकर, तो आप उस बात को जो है वो दिल में रखकर आप उसको जवाब, मुंह तोड़ जवाब देने की बजाय मुंह तोड़ सफलता दिखाएं। उसको आप सफल होकर दिखाएं। आप सामने वाला आदमी आपके सामने खुद आते ही झेप जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि जो है हम किसी को जवाब दें मुंह से या अपने एक्ट से। जब आप एक्ट से, अपने कार्य से जवाब देंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सामने वाला आदमी जो है ना वो हमेशा आपके आँख के सामने आपसे आँख नहीं मिला पाएगा, आपसे झेप जाएगा, या आपके ही वो तारीफों के पुल बांध रहा होगा, ठीक है। तो हमको जो है वो एंगर को चैनलाइज करना है। मैं बिल्कुल कहता हूँ गुस्सा एक बहुत अच्छी एनर्जी है यदि आपने उसका सही जगह पर इस्तेमाल किया। कहते हैं कि एडवर्ड जेनर ने जब वैक्सीन को डिस्कवर किया तो उसके पीछे कारण ये था कि जो हम कहानी सुनते पढ़ते हैं कि काऊ पॉक्स होता था, ग्वाले को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। एक्चुअली उनके परिवार में कई लोग स्मॉल पॉक्स से मर गए थे। एडवर्ड जेनर के परिवार में, मतलब उनके रिलेटिव, भाई, उनकी सिस्टर, उनके हस्बैंड, तो ऐसे कई यानी उनके रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव जो है वो स्मॉल पॉक्स में मर गए थे, जिसके चलते एडवर्ड जेनर बड़े परेशान थे। तो वो खोज रहे थे लगातार उपाय, और उन्होंने वैक्सीन खोज निकाला। तो गुस्सा जो है ना, बेसिकली कई बार आपको जो है वो सही दिशा दिखाता है। वो गुस्सा दो तरह का होता है। एक तो हमसे किसी ने कुछ कहा, हमने जवाब दे दिया और झगड़ा कर लिया हमने। दूसरा है कि हमने जवाब नहीं दिया, हमने ऐसा काम किया कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो खुद ही आपकी तारीफ करने लगे, ठीक है। दूसरा, मैं एक चीज आपसे और बोलना चाहूंगा कि कई बार जो है वो हम कई बार जो है वो लोगों को केवल एक ही आयाम से देखते हैं, हम एक ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक बड़ी अच्छी मैं स्टोरी मैंने कहीं पढ़ी थी कि, और ये सच्ची कहानी थी एक्चुअली, किसी बड़े ऑथर ने लिखा था अपना कि एक बार वो आपको पता होगा अभी भी जो गांव के अंदर या छोटे टाउन के अंदर वो जो होते हैं ना, खाना बदोश लोग होते हैं, जो नट जो लोग होते हैं, मतलब जो जिनके कोई परमानेंट घर नहीं होते, अपने घर लेके आगे चलते रहते हैं वो लोग, ठीक है ना। लगातार मूविंग पॉपुलेशन जो होती है उसमें वो लोग करतब करते गए, वो लंबी रस्सी बांध देंगे, फिर वो कोई नीचे पिताजी ढोल बजाएंगे या म्यूजिक बजाएंगे, और बेटी या बेटा जो है वो रस्सी पर चढ़कर चलेगा वो, ठीक है, ऐसे। और लोग देखते कर तब गांव के अंदर, आज भी गांव के अंदर आते हैं, शहरों में तो नहीं अलाउड है वो। तो गांव में जो है वो एक ऊंचाई पर 20 फीट ऊंचाई पर, 15 फीट ऊंचाई पर रस्सी बांधेंगे, फिर रस्सी पे वो बच्चा चलेगा, यहाँ से वहाँ तक जाएगा, वहाँ से लौट के आएगा, डांस करेगा, उस पर रस्सी को हिलाएगा वो, है ना। तो उनको नट बोलते हैं एक्चुअली, हम लोग के वो नट बोलते हैं। कई जगह पे शायद वो एक कालबेलिया डांस भी होता है। क्या आपके एरिया में क्या बोलते हैं बताना आप, ठीक है।
तो ऐसे ही क्या होता है कि एक जगह पे वो लेखक ऑथर बताते हैं कि एक बार मैं कहीं गया था, वहाँ पर जो है देखा मैंने कि एक जो है कोई करतब कर रहे हैं, तो मतलब जो है वो लोगों की भीड़ लगी हुई है। एक 20 फीट ऊंची रस्सी खंबे पे पोल्स पे रस्सी बंधी हुई है, और एक छोटा बच्चा जो है उसके ऊपर चलता है। पिताजी नीचे म्यूजिक बजाते हैं, बच्चा चल के यहाँ से वहाँ तक जाता है और उस पर चलते हुए रस्सी पे वो डांस भी करता हुआ आगे बढ़ता है, वो करतब मूव करते हुए आगे बढ़ता है। जब उतर जाता है नीचे वो, तो ये उसको बुलाते हैं पास, कि नाम क्या है तुम्हारा? मंगू। तुम तो बड़ा अच्छा करतब करते हो। बोलता सिर हिलाता है। तुम्हारा उम्र कितनी है? बोलता मेरी उम्र है 7 साल। 7 साल का हूँ मैं। तुमने ये करतब करना कहाँ से सीखा? बड़े भैया से। तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है? वो लास्ट ईयर मर गया। क्या हो गया था उसको? वो करतब दिखाते में गिर गया था ना, तो वो मर गया। फिर वो पूछता, उससे कहता है कि तुम इतने दुबले क्यों हो? तुम एकदम दुबले हो तुम। बोलता पिताजी कम खाने को देते हैं, वो कहते हैं तेरा वजन बढ़ जाएगा ना, तो तू रस्सी पे चल नहीं पाएगा, बैलेंस मैनेज नहीं कर पाएगा, तो तू गिर जाएगा अपने बड़े भाई जैसा। मेरे बड़े भाई का थोड़ा वजन बढ़ गया था, वो नॉर्मल था। मैं थोड़ा दुबला हूँ क्योंकि पिताजी मुझे सुबह एक रोटी देते, शाम को एक रोटी देते। वो कहते वजन बढ़ेगा तो फिर गिर सकते हो। क्यों करता है सब कुछ तू? बोलता है कि करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? फिर हम कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे? इसी करतब से तो पैसे कमाते हैं। पिताजी रस्सी पर नहीं चढ़ सकते, मुझे चढ़ना पड़ेगा। लेखक उसको, ऑथर उसको 10-20 रुपये और देता है। बोलता है आपने करतब के पैसे तो दे दिए थे ना? बोला नहीं, तुझसे बात करने के पैसे। फिर वो ऑथर जो है सोचता है कई बार, अब जैसे इस घटना को यदि आप थोड़ा फील करें तो आपको लगेगा कि कैसी मजबूरी कई बार आदमी की होती है, कि वो छोटा बच्चा खुद जान देखा उसने कि मेरा बड़ा भाई रस्सी पे से गिर के मर गया, इसलिए मुझे कम रोटी खाना चाहिए ताकि मेरा वजन कम रहे और मैं करतब दिखा सकूं, ताकि मेरी माँ का, मेरे पिता का, मेरी बहन का, इनका पेट भी भर सके, हम कमा सकें। तो कई बार क्या होता है कि हम क्या देखते हैं कि करतब करने वाला है, उसने करतब दिखा दिया, हाँ ठीक है दे दो पैसे। आप मानवीय संवेदनाओं को, इंसान के एक्ट के पीछे छिपी मानवीय संवेदनाओं को आप नहीं महसूस करते हैं, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। सच तो ये है कि जैसे मैं अभी जब भोपाल ट्रेवल कर रहा था, मैं भोपाल से मैं मुंबई आ रहा था, तो मेरे को जो है वो एयरपोर्ट पर जो है वो एक मेरी स्टूडेंट मुझे मिली, जो लास्ट ईयर पढ़ती होगी, लास्ट ईयर पढ़ती होगी वो। तो वो मुझे मिली, उसने वो शायद किसी टी कॉफ़ी शॉप पे वो काम करती थी वहाँ पर, तो मुझसे मिलने आई। उसने मेरे साथ में फ़ोटो भी खिंचाया। उसने मुझे बताया कि सर मैं इस शॉप पे काम करती हूँ, है ना, और जो है मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने इस साल सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाई सर मैं, ना, और मैं तैयारी करूँगी 25 के लिए तैयारी करूँगी, है ना, और मैं पैसे जोड़ रही हूँ। मुझे आपसे ही पढ़ना है, मुझे बाकी सब जगह पे मैंने देख लिया है, कुछ मतलब नहीं है। मन को बहुत ख़राब लगा अंदर से। मैंने उस बच्ची को जो है प्रॉमिस करके आया कि नहीं बेटा, है ना, मैं जाऊँगा बॉम्बे ना, तो मैं तुम्हारे लिए जो है वो, तुम मत चिंता करो पैसे की, मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर दूँगा सब चीज़ें। मैंने प्रॉमिस किया उसको, मेरी टीम ने कांटेक्ट भी किया हुआ उससे, लेकिन पूरे समय मुझे मन में लगता रहा कि ये बच्ची सच में, ना, मालूम नहीं चलता ना आपको कई बार कि वो बच्ची सच में जो है वो अपना किसी शॉप पे जाए, उसका दिल इतना बड़ा कि उसने, वहाँ पे तो एयरपोर्ट पर 300 रुपये की चाय देते हैं, 300 रुपये की कॉफ़ी देते हैं कि सर आप चाय कॉफ़ी पिएंगे, मैं पिलवाती हूँ आपको। मैं मना कि बेटा मैं नहीं पीता है, ठीक है थैंक यू सो मच, है ना। मानवीय संवेदनाओं को पढ़ना सीखना पड़ेगा पीछे से। मुझे मालूम है सबसे बड़ा गुस्सा आता है यही सब मजबूरी देख के, कि इतनी मजबूरी क्यों है। हमको जो है वो अपने पूरे समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमको पहले आर्थिक समृद्धि का रास्ता तय करना पड़ेगा, कि कोई भी इतना मजबूर ना रहे कि उसको बेसिक शिक्षा के अधिकार के लिए भी उसको जो है वो इंतजार करना पड़े।
मैं वही बोलूँगा आपसे, आज की लर्निंग ये है कि मानवीय संवेदनाओं को पीछे से समझना सीखें, गुस्से को सही तरीके से चैनलाइज करें। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।